मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता होगा कि 2900 प्लस लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली हुई हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने उनका फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो है आपको पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या है। पिछले वीडियो में मैंने उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और इस वीडियो में हम आपके लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो है वीडियो स्टार्ट कर देंगे। और इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि पिछले एग्ज़ाम में लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ामों में जो है पूछे गए हैं, उनका जो है हमने समन्वय करके ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। और इसमें हम लगभग 30 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन जो है आपको एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और सबसे पहले बता दें दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जो है आपको पल पल का अपडेट मिल सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉबर्ट कोच। यानी कि रॉबर्ट कोच के बारे में जो है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है उसको आप पहचानिए। तो रॉबर्ट कोच के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है, मोस्टली। और आप उनको देखिए। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, तो ये भी इसका सही है। द कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा विब्रियो कोलेरा वाज आइडेंटिफाइड हिम। यानी कि कोलेरा को और विब्रियो कोलेरा को आपसे पूछा जाए किसने आइडेंटिफाई किया, तो भी रॉबर्ट कोच ने ही किया था। और उसके बाद ही डिस्कवर्ड हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिनन, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिनन को किसने डिस्कवर्ड किया था, तो वो भी रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर्ड किया था। तो यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट रॉबर्ट कोच के लिए सही हैं। और चौथा स्टेटमेंट है आपका ऑल ऑफ द एबव, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला। यानी कि रॉबर्ट कोच को किस किस चीज़ों के लिए जाना जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और फादर ऑफ विब्रियो कोलेरा, या फिर कोलेरा को इन्होंने डिस्कवर्ड किया और विब्रियो कोलेरा को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया। और हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन होती है उसको भी इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इज। यानी कि जो एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक सर्जरी होता है, उसके फादर कौन है। तो उसके फादर आप देखिए, लुइस पास्चर हैं, रॉबर्ट कोच हैं, एंटोनी वान लीवेनहॉक हैं या लिस्टर हैं। तो उसके फादर हैं जो हैं आपके लिस्टर। ठीक है, तो आपका डी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए कंट्रीब्यूशन बाय लुइस। विच एमंग द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से जो दिया गया है इन बीच में, इनके बीच में इज ए कंट्रीब्यूशन, यानी कि एक निर्माण है बाय लुइस पास्चर। लुइस पास्चर द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि इनमें से जो दिया गया है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लुइस पास्चर के द्वारा निर्माण की गई है। और लुइस पास्चर किस फील्ड में आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में आते हैं। तो टेक्निक्स ऑफ पास्चुराइजेशन, यानी कि जो पास्चुराइजेशन की टेक्निक है वो किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि लुइस पास्चर ने ही दिया। और प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन किसने दिया, तो ये भी लुइस पास्चर ने ही दिया। रेबीज़ टीके के लिए, कोलेरा के लिए एंड एंथ्राक्स वैक्सीन, इन सब के लिए, इन सब की खोज किसने की, तो वो भी लुइस पास्चर ने ही की। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो इनसे आपको बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट होगी। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि पास्चुराइजेशन की टेक्निक किसने दी, तो भी लुइस पास्चर ने दी। और फर्मेंटेशन की टेक्निक किसने दी या फर्मेंटेशन प्रोसेस किसने दिया, तो वो भी लुइस पास्चर ने दिया। और रेबीज़ वैक्सीन या फिर कोलेरा वैक्सीन या एंथ्राक्स वैक्सीन की खोज किसने की या फिर किसने उनका कंट्रीब्यूशन किया, तो वो भी लुइस पास्चर ने ही किया। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम लेब्री इज आल्सो नोन एज। यानी कि माइकोबैक्टीरियम लेब्री को और किस नाम से जाना जाता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेब्री को हैंसन बैसिलाई के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, हैंसन बैसिलाई कहा जाता है। आप अभी तक आपको ये पता रहा होगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या माइकोबैक्टीरियम लेब्री का अनदर नेम क्या होता है, तो वो आपको नहीं पता होगा। तो माइकोबैक्टीरियम लेब्री का अनदर नेम होता है हैंसन बैसिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रग्स ऑफ चॉइस टू ट्रीट लेप्रोसी। यानी कि जो लेप्रोसी आपका डिजीज़ होता है उसके लिए कौन सी ड्रग्स जो है यूज़ की जाती है,
तो आपको पता होना चाहिए कि डेपोसोन जो होती है, डेपोसोन एक ड्रग होती है जो कि लेप्रोसी डिजीज़ में यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज आल्सो नोन एज। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको माइकोबैक्टीरियम लेप्री के बारे में आपको बताया था कि उसको हैंसन बैसिलाई कहा जाता है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कोच बैसिलस के नाम से जाना जाता है। यानी कि कोच बैसिलस के नाम से जाना जाता है किसको? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कोच बैसिलस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने किया। यानी कि माइकोबैक्टीरियम की खोज किसने की? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज तो रॉबर्ट कोच ने किया। ठीक है, तो रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की, इसीलिए इसको कोच बैसिलस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोस्कोप के लिए इसमें से ऐसा जो स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इलेक्ट्रॉन्स आर यूज टू एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें जो है इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में कौन यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन यूज किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सही है। एंटोनी वान लिवेन हॉक डेवलप्ड माइक्रोस्कोप फर्स्ट। यानी कि सबसे पहले जो है एंटोनी वान लिवेन हॉक ने माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था। तो ये भी आपका राइट आंसर है। नॉल एंड ड्रस्का डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसने डेवलप किया या किसने डिस्कवर्ड किया? तो नॉल एंड ड्रस्का ने। ये भी करेक्ट आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी। यानी कि ये जो सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये सारे स्टेटमेंट आपके राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन रिस्पायरेशन इज। यानी कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है जो कि रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है? यानी कि बैक्टीरिया का ऐसा कौन सा पार्ट होता है या स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में बहुत सारे उसके पार्ट होते हैं, तो उसका ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि बैक्टीरिया के रिस्पायरेशन के लिए इन्वॉल्व होता है? तो फ्लैजिला होती है, या फिर मिसोसोम होता है, पिलाई होती है, या राइबोसोम होता है। यानी राइबोसोम होती है, पिलाई होती है, मिसोसोम होता है, फ्लैजिला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका मिसोसोम होगा। यानी कि मिसोसोम इज़ द राइट आंसर, सी। यानी जो मिसोसोम होता है वो बैक्टीरिया के रिस्पायरेशन के लिए इसेंशियल होता है। यानी मिसोसोम के द्वारा ही जो है बैक्टीरिया रिस्पायरेशन का प्रोसेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया के लिए करेक्ट स्टेटमेंट को आप पहचानिए, इसमें से क्या सही है। बैक्टीरिया के लिए ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो रिस्पायरेशन, सेल डिवीज़न एंड स्पोरुलेशन आर द फंक्शन ऑफ मिसोसोम इन बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था कि रिस्पायरेशन, तो मिसोसोम का काम क्या होता है? रिस्पायरेशन भी होता है, सेल डिवीज़न भी होता है और स्पोरुलेशन भी होता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सही है। कैप्सूल इन बैक्टीरियज इनेबल्स एडरेंस टू सरफेस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैगोसाइट्स। यानी कि जो कैप्सूल होती है वो बैक्टीरिया को जो है फैगोसाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उनके सरफेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये भी करेक्ट आंसर होगा। हेट्रोट्रॉप्स आर द बैक्टीरिया दैट आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल। हेट्रोट्रॉप्स एक प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि असफल होते हैं, अनेबल का मतलब असफल होते हैं, टू सिंथेसाइज यानी कि निर्माण करने के लिए, देयर ओन फूड मटेरियल यानी कि खुद का फूड मटेरियल जो है निर्माण करने के लिए वो असफल होते हैं। तो जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ये दूसरे पर बेस्ड होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड होते हैं। यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से, यानी कि ये एक टाइप के परपोसी होती हैं, दूसरे पर जो है आश्रित होते हैं, दूसरों के द्वारा भोजन बनाते हैं। यानी कि ये खुद से जो है सिंथेसाइज, अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल, यानी कि ये अपना खुद का भोजन बनाने के लिए खुद से जो है असफल होते हैं। तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो इसका जो है सारा आंसर करेक्ट है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आंसर डी। यानी कि इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, करेक्ट रिगार्डिंग कोकाई। यानी कि कोकाई के लिए आप जो है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आप चूज़ कीजिए। कोकाई आर स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। कोकाई जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप, यानी कि ऐसे लाइक राउंड शेप। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। और कोकाई प्रेजेंट इन चैन इज़ नोन एज स्ट्रेप्टोकोकाई। अगर जो है आपका कोकाई चैन में प्रेजेंट होगा लाइक दैट, ये
ऐसे ऐसे चैन में ऐसे ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम स्ट्रेप्टोकोकाई कहते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। कोकाई प्रेजेंट इन द शेप ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अगर कोकाई आपका ग्रेप्स के जैसे प्रेजेंट है, अंगूर के जैसे प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम स्टेफाइलो कोकाई कहते हैं। अगर आपका चैन में प्रेजेंट है तो स्ट्रेप्टोकोकाई, और अगर ग्रेप्स की तरह प्रेजेंट है तो उसको हम स्टेफाइलो कोकाई कहते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी भी करेक्ट होगा और डी भी इसका मतलब करेक्ट होगा। इस डी का मतलब है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जो दिए हैं वो सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कामा सेप बैक्टीरिया आर नोन एज, जो बैक्टीरिया कामा सेप का होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वो आपका कामा सेप का बैक्टीरिया विब्रियो होता है, लाइक दैट, ऐसे। ये आपका जो कामा सेप का बैक्टीरिया होता है उसको हम विब्रियो होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि विब्रियो कोलेरा जो होता है वो किस टाइप का बैक्टीरिया होता है, कोकाई होता है, बैसिलाई होता है या कामा सेप होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कामा सेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू स्टरलाइजेशन, यानी कि इनमें से जो दिया गया है कौन जो है बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, स्टरलाइजेशन के प्रति जो है बहुत ही जो है रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि अवरोधक के रूप में काम करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जिनका स्टरलाइजेशन जो है आसानी से नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो स्टरलाइजेशन के प्रति भी जो है अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो इनमें से कौन सा है? ट्यूबरकल बैसिलाई है, वायरसेस हैं, स्पोर्स है, प्रियॉन्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रियॉन्स होता है, ठीक है, प्रियॉन्स प्रियॉन्स जो होता है ये जो है मोस्ट रेजिस्टेंट होता है किसके प्रति? स्टरलाइजेशन के प्रति। तो जो प्रियॉन्स होता है, ठीक है, ये क्या होता है? मोर रेजिस्टेंट होता है स्टरलाइजेशन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इंडोस्कोप इज स्टरलाइज्ड बाई, जो इंडोस्कोप होता है, इंडोस्कोपी का आपने नाम सुना होगा। तो इंडोस्कोप एक प्रकार का जो है आपका इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ठीक है। तो इंडोस्कोप किसके द्वारा स्टरलाइज किया जाता है? तो ग्लूटाराल्डिहाइड के द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा, ऑटोक्लेविंग के द्वारा, हॉट एयर ओवन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूटाराल्डिहाइड, यानी कि ग्लूटाराल्डिहाइड के द्वारा जो है इंडोस्कोप जो होता है आपका इंस्ट्रूमेंट्स उसका स्टरलाइजेशन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर स्टूल स्पेसिमेन सस्पेक्टेड ए कंटेन विब्रियो कोलेरा इज, यानी कि आपको किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट मीडियम जो है रिकमेंड किया जाता है किसके लिए? स्टूल स्पेसिमेन के लिए, ठीक है, यानी कि जो आप स्टूल का सैंपल जो है भेजते हैं, ठीक है, विब्रियो कोलेरा की जांच के लिए। अगर आपको विब्रियो कोलेरा सस्पेक्ट है, यानी विब्रियो कोलेरा की आपको जांच करानी है, तो किस प्रकार का आप जो है ट्रांसपोर्ट मीडियम जो है भेजेंगे, जिसमें कि आप स्टूल का सैंपल जो है डाल करके किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट मीडियम आप भेजेंगे? तो किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट मीडियम का आप यूज़ करेंगे? तो तो किस प्रकार का आप जो है बफर्ड ग्लिसरॉल सेलाइन मीडियम, यानी कि बफर उसमें होगा और ग्लिसरॉल सेलाइन, ये तीनों चीज़ उसमें प्रेजेंट होंगी, वो फिर बना करके एक मीडियम बनेगा और उसी में जो है हम स्टूल का सैंपल डाल करके जो है लेबोरेटरी में भेज देंगे। यानी कि ये सारी जो 3 चीज़ें दी गई हैं इसका हम यूज़ नहीं करते हैं, किसके लिए? विब्रियो कोलेरा के स्पेसिमेन के लिए। तो आपका जो है विब्रियो कोलेरा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या कलेक्ट करने, उसका सैंपल स्टूल का सैंपल कलेक्ट करने के लिए जो है आप किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट मीडियम का यूज़ करेंगे? तो जो है आपका बफर ग्लिसरॉल सेलाइन मीडियम जो है यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, विच इज़ एन इनरिच्ड मीडिया, यानी कि कौन सा इनमें से इनरिच्ड मीडिया है? तो सेलेनाइट या ब्रॉथ है, या फिर आपका पेप्टोन वाटर है, मैकोंकी अगार है, चॉकलेट अगार है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो पेप्टोन वाटर, यानी कि जो पेप्टोन वाटर होता है एक प्रकार का इनरिच्ड मीडिया होता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इनरिच्ड मीडिया क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेप्टोन वाटर, पेप्टोन वाटर जो होता है आपका एक प्रकार का क्या होता है? इनरिच्ड मीडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा फॉलोइंग फैक्टर है जो है जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है अफेक्ट नहीं करता है, यानी कि माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है? मॉइस्चराइजर, ठीक है, यानी कि नमी, डिसइंफेक्टेंट जो है, डार्कनेस या टेम्परेचर या डी टेम्परेचर। तो इसमें जो डार्कनेस होता है, डार्कनेस
ठीक है, अंधेरा जो होता है, डार्कनेस, ये जो है अफेक्ट नहीं करता है। किसके लिए? जो आप माइक्रोबियल ग्रोथ करते हैं, ठीक है, जो आप ग्रोथ कराते हैं, कल्चर करके ग्रोथ कराते हैं, तो उसमें आपका डार्कनेस जो है ये इस कोई इन्वॉल्वेंस नहीं होता है, ये अफेक्ट नहीं करता है उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगार कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर न्यूट्रिएंट्स अगार इज, यानी कि अगार का कौन सा कंसंट्रेशन जो है रिक्वायर्ड होता है किसके प्रिपेयर के लिए? न्यूट्रिएंट्स अगार। अगर आपको न्यूट्रिएंट्स अगार जो है बनाना है तो उसके लिए आपको कौन से कंसंट्रेशन में अगार का जो है यूज़ करेंगे? ठीक है, तो जो उसका कंसंट्रेशन होता है 1 से 2%, यानी कि 1 से 2% जो है आप जो है अगार यूज़ करेंगे किसमें? न्यूट्रिएंट्स अगार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एच आई वी इज ए। एच आई वी इज ए क्या है? एच आई वी किस प्रकार का वायरस है? तो एच आई वी रेट्रो वायरस है। एच आई वी किस प्रकार का वायरस होता है? एच आई वी आपका रेट्रो वायरस है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एम आर एस ए इज मीडिएटेड ड्यू टू। जो एम आर एस ए, ठीक है, मीडिएटेड रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, ये इस टाइप का एक डिजीज़ होता है, ठीक है, जो कि आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम से जो है संबंधित होता है। तो एम आर एस ए इज़ मीडिएटेड टू ड्यू टू, तो ये किससे संबंधित होता है? ठीक है, एम आर एस ए जो होता है इस ये जो होता है आपका क्रोमोसोम, ठीक है, ये किससे मीडिएटेड, इसके मीडिएटेड का कारण क्या होता है? तो क्रोमोसोम होता है। एम आर एस ए जो होता है इसके मीडिएटेड का जो रीज़न होता है वो आपका क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यानी क्रोमोसोम के द्वारा जो है ये मीडिएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर बोर्न डिजीज़ एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से जो दिया गया है इनमें से कौन सा जो है एक वेक्टर वाहक होता है बोन डिजीज़ का? ठीक है, हड्डियों के डिजीज़ का जो है एक्सेप्ट, यानी कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर, यानी कि इनमें से सभी जो है वेक्टर होते हैं बोन डिजीज़ के, एक्सेप्ट यानी कि सिवाय छोड़ करके किसी एक को। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? जो रुबेला होता है, रुबेला ये जो है नहीं होता है, ये बोन डिजीज़ का वेक्टर नहीं होता है। यानी कि जो आपका मलेरिया होता है ये भी बोन डिजीज़ का वेक्टर होता है। ठीक है, यानी कि मलेरिया से भी जो है बोन डिजीज़ का वेक्टर होता है, और फाइलेरियासिस ये भी होता है बोन डिजीज़ का एक प्रकार का वेक्टर, और चैगस डिजीज़ ये भी होता है, लेकिन रुबेला नहीं होता है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, सॉरी दोस्तों, जो आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स द करेक्ट स्टेटमेंट इज, यानी कि जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है द करेक्ट, उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? तो जो आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इन्वॉल्व्स आईजीजी, नो। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स बोन मैरो, सॉरी, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स यानी जो एंटीबॉडी होती हैं वो सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं, लाइक मेमोरी बी सेल्स, नो। तो नो लैग पीरियड्स, इसमें कोई लैग पीरियड्स नहीं होता है, नहीं। तो स्लो एंड स्लगिस, यानी कि ये जो आपका प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है और थोड़ा सा स्लगिस होता है। तो यही इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शियस एजेंट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनमें से ऐसा कौन सा जो है इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो कि ट्रांसमिटेड यानी कि भेजा जा सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन? अगर किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसके द्वारा ऐसा कौन सा एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि ट्रांसमिटेड किया जा सकता है, यानी कि जो पेशेंट है जिसमें कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसमें जो है वो पहुंच सकता है। तो कौन सा पहुंच सकता है? आपको पता होना चाहिए कि एचआईवी पहुंच सकता है, यस। ट्रेपोनिमा पैलेडिनम ये पहुंच सकता है, या फिर टैक्सो प्लाज्मा गोंडी ये पहुंच सकता है, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी होगा। ठीक है, यानी कि एचआईवी भी एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है, यानी कि एक प्रकार का वायरस होता है। अगर किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी को एचआईवी हुआ है और उस पेशेंट का जो है ब्लड जो है किसी दूसरे पेशेंट में अगर जो है भेजा जाता है तो एचआईवी भी हो सकता है, और ट्रेमोनिमा पैलेडिनम, ठीक है, ये जो है इसको सिफेलिस डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, ये इस ट्रेपोनिमा जो है पैलेडिनम एक वायरस होता है जिसके कारण सिफेलिस डिजीज़ होता है।
तो इसके कारण, और टैक्सोप्लाज्मो गोंडी तो ये भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जो ऑल ऑफ द एबव होगा, डी वाला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल सिक्वेली, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो पोस्ट स्ट्रेप्टो कोकल सिक्वेली है, ठीक है। इनमें से एक जो है वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल कोकल सिक्वेली है, उसको आपको पहचानना है। तो जो आपका एक्यूट रिमेटिक फीवर है, ठीक है, ये आपका क्या है, जो एक्यूट रिमेटिक फीवर है ये आपका पोस्ट स्ट्रेप्टो सिक्वेली है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ए पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज इंडिकेटेड बाई एंड एरिया ऑफ इंड्यूरेशन ऑफ, यानी कि एक पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होता है किस चीज़ के इंडिकेट होता है, किसके द्वारा, बाई द एरिया ऑफ इंड्यूरेशन, यानी कि जो ट्यूबरकुलिन का एक इंजेक्शन लगाया जाता है स्किन पर वो, और आफ्टर 48 टू 72 हावर्स के बाद जो है उसका रिजल्ट देखा जाता है। तो वो जो आपका एरिया, जिस एरिया पे वो ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन लगाने के बाद जो है जिस एरिया को हम मेज़र करते हैं, तो अगर उस एरिया का जो है वो लेंथ वगैरह या ब्रॉड कितना होना चाहिए, ठीक है, जो कि इंडिकेट करता है पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए, ठीक है। यानी कि जो एमटी का टीका लगता है, ठीक है, जो एमटी लगाया जाता है, ठीक है, तो उसके 72 घंटे बाद उसका रिजल्ट देखा जाता है, और उसको हम जो है मेज़र करते हैं, और मेज़र करते हैं तो उसकी लेंथ, या फिर वहाँ पर गांठ टाइप का बन जाता है, तो उसकी लेंथ और उसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तब वो जो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। तो सी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज 10 से अधिक, अगर 10 mm डायामीटर से अधिक है तो इसका मतलब कि वो पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन है, यानी कि उसको जो है वो टीबी के केस में वो पॉजिटिव आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर टाइफाइड फीवर, यानी कि टाइफाइड फीवर के लिए ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि यूज़ किया जाता है, यानी कि टाइफाइड फीवर अगर किसी को है, ठीक है, आ, आ, सभी ने नाम सुना होगा टाइफाइड फीवर का। तो टाइफाइड फीवर अगर किसी को है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिप्थीरिया, यानी कि डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिक टेस्ट जो है वो डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर टीबी, यानी कि टीबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एमटी मैंने आपसे बताया था, मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है टीबी के लिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि टीबी लगने के बाद, एमटी लगने के बाद 72 हावर्स बाद, ठीक है, उसका जो एरिया मापते हैं, ठीक है, अगर वो मोर देन 10 है है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ द पॉजिटिव फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर द स्कारलेट फीवर, यानी कि स्कारलेट फीवर के लिए कौन सा जो है टेस्ट किया जाता है, तो स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट किया जाता है, डिक टेस्ट किया जाता है किसके लिए, स्कारलेट फीवर के लिए। तो बी इज़ द राइट आंसर। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।